बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर की थोड़ी अलाइनमेंट जो है, जो आई कैप की बुक है उसके मुताबिक लेकर चल रहे हैं। अगरचे पहले हम थोड़ा सा लॉजिकली और तरीके से इसको लेकर चला करते थे, लेकिन आप क्योंकि आई कैप की बुक को 7 चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी स्लाइड मैंने जंप करके बुक की सीक्वेंस के ऊपर आ गया हूँ। एक डेफिनेशन हमें अंडरस्टैंड करनी है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम छोटी सी एक स्टोरी से अगेन शुरू करने लगे हैं। मिस्टर कामरान ने मिस्टर नोमान को ऑफर की, क्या ऑफर की जी? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का आप मेरा घर खरीदेंगे। किसने ऑफर की? कामरान ने। किसको ऑफर की? नोमान को। नोमान ने इस ऑफर का जवाब दिया, आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब लॉ की नज़र में, लॉ की लैंग्वेज में मिस्टर कामरान क्या बन गया? ऑफरर। एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स को ऑफर करवा रहा हो। और मिस्टर नोमान क्या बन गया? ऑफरी बन गया। एक ऐसा शख्स जिसको किसी दूसरे शख्स ने ऑफर करवाई गई हो। और जो ये घर है जिसके बारे में हम ऑफर करवा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। और दूसरे ने कहा कि यस। इसका मतलब है ये ऑफर हुई, वो एक्सेप्टेंस हुई, और ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर हो गई है तो क्या बन गया? एग्रीमेंट हो गया। और अगर इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन भी है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना? और वो बाकी 10 बातें हमने देखी कि अगर इस ट्रांजैक्शन के दरमियान में वो 10 बातें भी पूरी हो रही हैं, क्या मतलब? इसने जो एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? सर्टेन होनी चाहिए थी, डेफिनेट होनी चाहिए थी, फ्री कंसेंट होनी चाहिए थी, कंसिडरेशन होनी चाहिए थी। जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है उसको लीगल होना चाहिए। वही जो 8, 9, 10 बातें हमने पढ़ी। कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए था। ठीक है ना? दोनों के लिए कॉम्पिटेंट होना जरूरी था, इसका भी उसका भी। और कॉम्पिटेंस होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी? एज ऑफ मेजॉरिटी हो, साउंड माइंड हो, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और यही सारी बातें उधर भी मौजूद हों कि वो मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो फिर जो ये एग्रीमेंट हो रहा था, इसको हम कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया और ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। लेकिन इस वक्त जो काम हम करने जा रहे हैं, हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक डेफिनेशन को, विच इज ऑफर। ऑफर को समझने के लिए हमने अपनी इसी स्टोरी को दोबारा यहां रिप्रोड्यूस कर लिया। ठीक है ना? ये वही स्टोरी है कि कामरान ने नोमान को ऑफर करवाई है कि विल यू परचेज माई हाउस। ठीक है, और नोमान ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। लेकिन हमने इसके साथ ही एक और स्टोरी को साथ अटैच किया। ये मिस्टर रमला है और ये मिस्टर कमला है। मिस्टर कमला ने जो है रमला से लोन ले लिया है कोई एक अमाउंट का। ठीक है, और अब ये जाहिर है अपने लोन की रिकवरी चाहता है और पाकिस्तान में लोन दे बैठा है। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कॉल नहीं सुन रहा, कह रहा जी पैसे नहीं हैं जी, ये सारे मामलात चल रहे हैं। अल्टीमेटली रमला डिनाइल में ही है, वो पैसे दे नहीं रहा। बिल आखिर मिस्टर कमला ने क्या किया? उसने कहा आई विल सू यू टू रिकवर माई लोन, कि मैं भाई अब अदालत जाऊंगा, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम पैसे दे नहीं रहे हो। जब कमला ने ये तड़ी लगा दी है कि मैं अब अदालत जा रहा हूं, अब रमला ने उसको एक ऑफर करवाई। क्या ऑफर करवाई है जी? इफ यू डू नॉट सू मी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, अगर तुम अगले 6 महीने मेरे खिलाफ अदालत में ना जाओ, आई विल पे एडिशनल ₹50,000। जो मैंने आपका लोन देना है वो तो देना ही देना है, उसके अलावा 50,000 भी मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? असल में इन 2 स्टोरीज से हमने लॉ की 2 मुश्किल, रिलेटिवली मुश्किल डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। हमने ये 2 स्टोरीज क्यों बनाई हैं?
ये बताने के लिए कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हम किसी को ऑफ़र करवा रहे होते हैं, तो एक्चुअली दो में से कोई एक काम हो रहा होता है। पहले तो हम इनका ज़रा स्टेटस दोबारा देख लेते हैं, ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है। वहाँ कामरान ने ऑफ़र करवाई थी और यहाँ रमला ने ऑफ़र करवाई है, अगर तुम अदालत ना जाओ तो। ठीक है ना। इस वक्त ऑफरर कौन है? ठीक है, रमला और कामरान। हमने येलो कलर यूज किया ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें। और ऑफरी कौन है? इधर नोमान और उधर कमला। ठीक होगी बात जी। अब अगर हम पहली स्टोरी में ऑफर देखें कि ऑफर किस चीज से रिलेटेड है, तो कुछ करने की ऑफर है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ करने की इंटेंशन की कंसेंट ली जा रही है। क्या आपने घर खरीदना है, मीन्स एक पॉजिटिव एक्ट की बात हो रही है, कुछ करने की बात हो रही है। और जब हम इस तरह की बात को लॉ में लिखते हैं तो हम कहते हैं टू डू समथिंग। ऑफर क्या करवाई जा रही है? टू डू समथिंग। अच्छा जी, जो उधर की ऑफर है वो कुछ ना करने की ऑफर है, एब्सटेन करने की ऑफर है। अगर आप अदालत में ना जाएं, ठीक है, इसका मतलब है नेगेटिव ऑफर है, आपको कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना किया जाए। जैसे गवर्नमेंट ने अपने MNAs को क्या कहा है? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, कि आप जनाब कल असेंबली में नहीं जाएंगे, आप वोट कास्ट नहीं करेंगे, कुछ ना करने को कहा जा रहा है। तो एक्चुअली जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये दो ही बातें होती हैं। सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट इसका है, आप ये काम करेंगे, इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप ये काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है जब हम ऑफर करवा रहे होते हैं तो ऑफर भी दो तरह की होगी, क्योंकि ऑफर के अगेंस्ट ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कुछ करने की ऑफर करवाई जा रही है, टू डू समथिंग, कुछ ना करने की ऑफर करवाई जा रही है। तो असल में हम ऑफर ही की डेफिनेशन को समझना चाह रहे थे। ऑफर क्या है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, व्हेन अ पर्सन signifies to another his willingness to do something or not to do something, to obtain the assent of other person, he is making an offer. यहां ऑफर किसने करवाई थी? इसने। किस चीज की ऑफर थी? टू डू समथिंग। यहां ऑफर ये करवा रहा था उसको, किस चीज की? नॉट टू डू समथिंग। किस वजह से ऑफर करवाई जा रही थी? टू ऑब्टेन असेंट, मर्जी ऑफ अदर। इसकी मर्जी पूछी जा रही थी। विल यू परचेज माई हाउस? ठीक है ना। टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन, ही इज मेकिंग ऑफर। तो ये एक थोड़ी सी टेढ़ी डेफिनेशन है, हमने इसको तोड़कर जरा समझने की कोशिश की है कि लॉ की लैंग्वेज ऐसे क्यों चल रही है। बिकॉज लॉ ने कंप्रीहेंसिवली बात करनी होती है। तो जब हम ऑफर करवा रहे हों या जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हों तो ये दो बातें ही चल रही होती हैं, या तो टू डू समथिंग की बात हो रही होती है, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या नॉट टू डू समथिंग की बात हो रही होती है। असल में रमला इसको कह रहा है कि अगर आप एब्सटेन करें, मेरे खिलाफ केस फाइल ना करें, तो मैं आपको 50,000 दे दूंगा एक्स्ट्रा। इसका मतलब है ये इसको ऑफर करवाई जा रही है। अब इसको याद करना है आपने। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पर्सन, ही इज मेकिंग अ ऑफर। ऑफर ही का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। अब सिग्निफाइज का क्या मतलब होता है? टू शो बाय साइन। व्हेन अ पर्सन signifies to another his willingness,
इसने कहा विल यू परचेज माई हाउस, तो अपनी विलिंगनेस शो की, ठीक है। और असेंट का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी। फिर ऑफरर कौन होगा? ऑफरर इज वन हु मेक्स एन ऑफर टू अनदर। एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स को क्या करवा रहा होगा? ऑफर करवा रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑफरर। और जिसको ऑफर करवाई जा रही होगी वो ऑफरी कहलाएगा। अब फिर लॉ यहां थोड़ी सी बात डिस्कस करेगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। क्या हर चीज को ऑफर कहेंगे? क्या हर ऑफर कब वैलिड होगी, कब वैलिड नहीं होगी? तो यहां चंद बातों का फिर जिक्र आएगा। नंबर 1, ऑफर के वैलिड होने के लिए जरूरी है कि देयर मस्ट बी 2%, एटलीस्ट 2 पार्टीज। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स खुद को ही ऑफर नहीं करवा सकता। मैं ऑफरर भी खुद हूं और ऑफरी भी खुद हूं, तो फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पार्टीज होंगी ना जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना। सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी अ सर्टेन। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? इट्स अ सर्टेन ऑफर। सर्टेन एंड डेफिनेट। फिर क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। ये बात हम बड़ी डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने ऑफर करवाई है, लेकिन जिसको ऑफर करवाई है उसको कम्युनिकेट नहीं हुई, तो क्या लीगली ये ऑफर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ऑब्वियसली नहीं कहलाएगी। और फिर आ गया, ऑफर करवाने का मकसद दूसरे की कंसेंट हासिल करना हो, दूसरे को इन्फॉर्म करना ना हो। इसको आगे चलकर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, अभी आज ही के लेक्चर में। कंडीशनल, सम टाइम ऑफर के साथ कोई कंडीशन भी लगी होगी, तो फिर क्या बातों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन का क्या मतलब है? क्योंकि ऑफर ने एक्सेप्ट होना है ना, तो क्या ऐसे एक्सेप्टेंस करवाई जा सकती है कि जी आपको एक ऑफर करवाई गई है, आपको कहा कि आप 3 दिनों में अगर नहीं लेना तो बता दें, वरना हम अज्यूम करेंगे कि फिर ये चीज़ आपने खरीद ली है। हमने खुद ही अज्यूम कर लिया। आपका इनकार करने की ज़रूरत है, इकरार की ज़रूरत नहीं है। लॉ कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने जो विलिंगनेस लेनी है पॉजिटिव साइन से लेनी है। आपके परचेज करने की यस रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि जी आप, मैंने एक ऑफर करवाई आपको एक चीज़ की और साथ ही कह दिया कि अगर 3 दिन में आपने ना किया तो ये यस समझा जाएगा, खामोशी को नीम रजामंदी समझा जाएगा। लॉ कह रहा है ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक हो गई बात? नेगेटिव कन्फर्मेशन अभी डिटेल में बात करते हैं। फिर वो कह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट करें, किसमें? इन्विटेशन ऑफ ऑफर। अभी आज ही के लेक्चर में हम इसे करे होंगे। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। ये कितनी चीज़ें हो गई जी? ये 9 चीज़ें। ये 9 चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना है जब लीगली हम ऑफर से रिलेटेड कोई बातें डिस्कस कर रहे होंगे। केस स्टडीज़ में भी इनका ख्याल रख रहे होंगे, कोई क्वेश्चन में भी कर रहे होंगे, या इस तरह भी एक छोटा सा सवाल आ सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो फिर हम ये 9 बातों को वहां क्या कर रहे होंगे? लिस्ट डाउन कर रहे होंगे। सबसे पहले जी 2 पार्टीज। फॉर ए वैलिड ऑफर नीड देयर टू बी अ 2 पर्सन। अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। खुद को ही ऑफर कर दिया, वो कह रहा है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, खुद को ही आप ऑफर नहीं कर सकते। अच्छा जी, ओके। सर्टेन एंड डेफिनेट। A valid offer is one which is certain and definite. Certain and definite का क्या मतलब हुआ? No contract can come into existence if offer is uncertain. अब अनसर्टेनिटी कई चीज़ों से रिलेटेड क्रिएट हो सकती है। एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ कि देखिए एक एग्जांपल यहीं से लेते हैं। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान
and promise to buy another if the first one proves lucky. अब लकी प्रूव होना तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, इट्स नॉट अ सर्टेन मैटर. कैसे पता चलेगा कि लकी हुआ या नहीं हुआ? लॉ कहता है ये ऑफर ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्टेन एंड डेफिनेट पर पूरा नहीं उतरता, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है. ठीक है. फिर हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी उधर कॉन्ट्रैक्ट में भी, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी, कि ऑब्जेक्ट मैटर भी हमारा क्या होना चाहिए? सर्टेन. वो ऑयल वाली एग्जांपल ली थी ना, मल्टीपल ऑयल सेल कर रहा था, वो भी इसी की एग्जांपल के अंदर फॉल कर सकता है. कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये बड़ी एक अहम बात है, आज के इसी लेक्चर में हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे. एक तो इसका लिंक उधर ही जाएगा, वो जो हमने कहा था कि लीगल इंटेंशन है कि नहीं है. फिर हमने बात की थी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि जहां हमारी इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं होता बल्कि सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं. एंड देयर आर सम कॉन्ट्रैक्ट जिसको हमने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया था. हमने कहा था कि वहां हमारी इंटेंशन क्या है? लीगल है. Communication. Offer must be communicated to offering. Must be communicated to offering. The communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Particularly जैसे by post जब ये सब कुछ जा रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कब का है? 1872 का. तो जाहिर है यहाँ तो जिक्र व्हाट्सएप का नहीं नजर आएगा. ठीक है. यहाँ तो जिक्र किसका नजर आएगा? पोस्टल सर्विसेज का जिक्र नजर आएगा. In case of an offer is made by post, its communication will complete when the letter reaches the offering. और कहते जी मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, खत आया तो था, मैंने पढ़ा नहीं था. लॉ कह रहे नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई है जब लेटर आप तक पहुंच गया. आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लॉ ने उसको डिफाइन कर दिया. वैसे वो कह रहा है जब उसके नॉलेज में आए, लेटर उसको डिलीवर हो गया है, एक्नॉलेजमेंट आ गई है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई है. इसके ऊपर थोड़ी तफसील भी इसी चैप्टर में आएगी. एन ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन. यही 3 मोड हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की भी बात की थी ना, कि कॉन्ट्रैक्ट आप वर्बली भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप रिटन भी कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट आपके बाई सिचुएशन, जिसको हमने बाई कंडक्ट कहा था. ठीक है ना. ओके. वो कह रहा है जी एक बंदे ने ऑफर करवाई है, बोलकर की है, तो जाहिर है क्या कहलाएगा? एक्सप्रेसिवली. अच्छा जी, चलिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट. The offer must be made with a view to obtain the consent of other person to proposed act or abstinence. अब हमें एक्ट और एब्सटिनेंस की समझ आ गई है, क्योंकि ऑफर 2 काम के लिए हो सकती है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू. वो कह रहे हैं लेकिन इसका मकसद ये होना चाहिए कि आप दूसरे की कंसेंट ले रहे हो. इन्फॉर्म करना मकसद ना हो. मसलन आपने किसी को कहा यार मैं 1 करोड़ का घर बेचना चाह रहा हूं, क्या ये ऑफर है? नो. ये तो आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million? दिस इज एन ऑफर. ठीक है ना. वो कह रहे हैं कि जब आप ऑफर करवा रहे हो, जो अल्फाज का आप चुनाव कर रहे हो, जो मीडियम आप यूज कर रहे हो, उसका मकसद क्या होना चाहिए? टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन. उसका बताने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं आपको जस्ट बता रहा हूं जी मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहा हूं. दिस इज नॉट एन ऑफर. ठीक है ना. ओके. कंडीशनल. वो कह रहे हैं बाज दफा आप कोई ऑफर करवा रहे हैं तो उसके अंदर कोई कंडीशन लगा देते हैं. एन ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन. अब जिसको ऑफर करवाई गई है उसकी सोल डिस्क्रिशन है, या तो वो उस कंडीशन के तहत उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले. अगर कंडीशन लगाई गई है
और आप काउंटर में कोई कंडीशन लगा देते हैं तो क्या होगा, पहले वाली ऑफर कोलैप्स कर जाएगी, खत्म कर जाएगी। मसलन हमने कहा विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, अमाउंट पेएबल इन 2 मंथ। कंडीशन लग गई कि भाई 1 करोड़ रुपए का घर बेचने हैं, लेकिन पैसे 2 माह के अंदर अंदर देने हैं। वो कहता है जी ओके, आई एम विलिंग टू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन बट अमाउंट विल बी पेड इन 3 मंथ। ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई है, बल्कि काउंटर ऑफर आ गई है। पहले वाली ऑफर लैप्स कर गई है, पहले वाली ऑफर लैप्स कर गई है, ठीक है। अब आपने मुझे ऑफर करवाई है, अब मैंने एक्सेप्ट करना। पहले मैं आपको ऑफर करवा रहा था, आपको लगा मेरा तो मूड ही नहीं है 3 महीने तक के लिए, फिर आपने दोबारा कहा कि जी ठीक है मुझे कबूल है 10 मिलियन में ही 2 माह के अंदर अंदर ही। लॉ कहता है अब नहीं, खत्म हो गई कहानी। जो पहले बात आपने कर दी थी, आपने मेरी ऑफर को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब जो आप कह रहे हैं ना मुझे कबूल है और 2 माह में पैसे दे दूंगा, अब एक्चुअली ये भी आपकी तरफ से ऑफर है, अब मैंने कबूल करना। जब आपने पहले मेरी ऑफर को रिजेक्ट किया है, मेरी कंडीशन को ना मान के, प्राइस पे तो झगड़ ही नहीं रहे थे, 10 मिलियन तो आपको काबिल कबूल ही था, लेकिन जो मैंने कंडीशन लगाई हुई थी वो कंडीशन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे ही आप कंडीशन को या अमाउंट ऑफ ऑफर को चेंज करते हैं तो पुरानी ऑफर क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। आप किसी शख्स से कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 50 लाख की है, आप कहते हैं नहीं यार 45 लाख ले लो, वो कहते हैं नहीं 45 नहीं। आप कहते हैं अच्छा यार ये लो पकड़ो 50 ही ले लो। लीगली वो बाउंड नहीं अब आपको 50 का दे दे। पहले उसने कहा था 50 लाख की, ये ऑफर थी आपके पास, आप कहते जी ओके डन ये ले। आपने कहा नहीं 45 की लगाओ, पुरानी ऑफर खत्म हो गई, 50 वाली भी खत्म हो गई, ठीक है। आगे इसको पढ़ेंगे, क्रॉस ऑफर की शक्ल में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये लॉ आपको पता है थोड़ा थोड़ा करके आगे चल रहा होता है और फिर कॉन्सेप्ट को आगे लिंक करके जाके एक्सप्लेन डिटेल में कर रहा होता है। वो कहते हैं कि कंडीशन का मतलब ये है ऑफर में भी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन पेएबल इन कैश, कि मैंने कहा कि भाई 10 मिलियन 1 करोड़ का घर बेच रहा हूं, आपने देना सारा मुझे कैश है। आपने कहा जी ठीक है ओके हो गया, आपने कंडीशन के साथ इसको एक्सेप्ट किया है। जिस दिन पेमेंट की बारी आई आप कहते नहीं भाई हम तो क्रॉस चेक देंगे या पे ऑर्डर देंगे। नो 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 नो, आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं हुआ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, कैश। जब आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप कंडीशन चेंज करके मुझे बताएंगे तो ये क्या कंसिडर होगा, काउंटर ऑफर होगी। पहले वाली ऑफर फिर लैप्स हो जाएगी। अ कंडीशनल ऑफर लैप्स व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। ऑफर लैप्स हो गई। अब दोबारा मैं आपको ऑफर करवाऊं तो ठीक है, या अगर आप उसी प्राइस पर भी आ गए हैं तो एक्चुअली आप मुझे ऑफर करा रहे हैं, अब मैंने एक्सेप्टेंस लेनी। लीगल स्टेटस ये है। आमतौर पे माशरे में हम झगड़ पड़ते हैं, ठीक है ना। आपने एक ऑटो वाले से कहा यार फलां जगह जाना है, वो कहता है जी 500 रुपया लूँगा। आपने कहा नहीं यार ज़्यादा मांग रहे हो, 400 में चलो। वो कहता नहीं सर 400। आपने नहीं देखा तब्दीली का दौर चल रहा है तो महंगाई बहुत है। कहते हैं अच्छा यार चलो 500 में ही चलो। कहते नहीं सर जाना ही नहीं मानते, तो आप लड़ने पे आ जाएंगे। नहीं लीगली ऐसे ही है। उसने एक ऑफ़र करवाई थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की, अब आप उसे ऑफ़र करवा रहे हो कि 500 पे चलो। उसका जी चाहे एक्सेप्ट कर ले, जी चाहे रिजेक्ट कर दे। लेकिन आमतौर पे हमारा बिहेवियर ऐसे नहीं है। अच्छा जी, negative confirmation. An offer cannot be in the form of negative confirmation. Means if it is not accepted within a specific time, then it will be presumed to have been accepted. तो कह रहे ये वाला कंफर्मेशन का तरीका नहीं है कि हमने एक आपको लेटर लिखा कि हम अपना घर 10 लाख रुपए का आपको सेल कर रहे हैं,
अगर आपने नहीं खरीदना तो 3 दिन में बता दें, वरना हम अज्यूम कर लेंगे आपने खरीद लिया है। आप समझ आइए, लॉ इस बात को मना कर रहा है कि आप एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं ले सकते। अच्छा, हम लॉ में नहीं ले सकते, लेकिन बीइंग एन अकाउंटेंट हम समटाइम इस तरह की टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं, ऑडिटिंग वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब जब आप किसी कंपनी की ऑडिट पर जाते हैं तो समटाइम आपको कुछ कन्फर्मेशंस चाहिए होती हैं, मसलन डेटर्स की, क्रेडिटर्स की। तो आपने मेजर डेटर्स उठाए और उनसे कहा कि भाई मेरी किताबों के मुताबिक आपने कंपनी का 7 मिलियन देना है या कंपनी से 7 मिलियन लेना है, लेट्स अज्यूम। अगर ये फिगर ठीक नहीं है तो मेरे लेटर का जवाब दे दे। अगर उसने कोई आंसर नहीं दिया तो बीइंग ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी मैं क्या अज्यूम करूंगा, 7 मिलियन ही थी। यहां मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर ली है। हाँ, यहां अलाउड है, लॉ कह रहा है। वहां जब अदालत में आओगे हम उस वक्त ये बात नहीं सुनेंगे आपकी। किसी भी चीज की नेगेटिव कंफर्मेशन करके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। कोई भी ऑफर नेगेटिवली कंफर्म नहीं की जा सकती, बल्कि पॉजिटिवली कंफर्म करनी पड़ेगी लॉ में। हाँ, हो सकता है ड्यूरिंग किसी और जिंदगी में किसी और जगह पर हम ऐसा कर लेते हो, लेकिन यहां नहीं हो सकता। इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना है आपने। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्शन इनवाइटिंग अदर पार्टीज टू मेक एन ऑफर टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब? घर के ऊपर बड़ा सा बैनर लगा दिया है, हाउस फॉर सेल, घर बराए फरोख्त है। क्या मकसद है इसका? इन्विटेशन टू ऑफर। आप आकर भाई कि यार मैं खरीदना चाहता हूं इतने में, आप ऑफर दें। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन हमने अनाउंसमेंट की है। इसका मतलब है आप आकर ऑफर दें कि मैं फ़लाँ बैच में एडमिशन लेना चाहता हूँ, हमारा दिल करे एडमिशन दे दें, हमारा दिल करे एडमिशन ना दें। अब ये बातें तो आसान आसान लग रही हैं ज़रा सी, अभी आगे चलते हैं। डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट। आप मैकडोनल्ड पर गए, KFC पर गए, सामने डिस्प्ले ऑफ मेन्यू हुआ है, एक डील लगी हुई है 2000 की। आपने कहा ये एक डील कर दीजिए 2000 की। वो कहते नहीं सर, नहीं सेल कर रहे। आप कहें कि यार ये आपने ऑफ़र करवाई हुई थी, ये आपने ऑफ़र करवाई थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे दो। लॉ कहता नहीं नहीं नहीं, ये जो डिस्प्ले ऑफ मेन्यू था ना, दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। वो जो कैशियर सामने काउंटर पे खड़ा है आप उसको ऑफर करवा रहे हो कि यार ये डील मैं 2000 की लेना चाहता हूं। उसका दिल करे एक्सेप्ट कर ले, उसका दिल करे ना करे। जी सिंपल ऑफर की कम्युनिकेशन में और इसमें क्या मेन डिफरेंस? अभी दो तीन बातें कर लें, फिर डिफरेंस नजर आएगा। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, सेल परचेज बाय टेंडर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर। आप एक स्टोर पर गए जहां पर जैसे आप हाइपर स्टार मैन कहीं भी जा रहे हैं, शेल्फ में चीजें रखी हुई हैं, साथ ही प्राइस भी लिखी हुई है। ये एक प्रोडक्ट पड़ी है, नीचे उसकी प्राइस लिखी हुई है 5000 रुपये। आपने चीज उठाई, अपने कॉर्ट में डाली, आगे काउंटर पर आगे बिलिंग करवाने के लिए। उन्होंने कहा सर ये चीज फॉर सेल नहीं है। तो हम आप लड़ने को पड़ेंगे कि यार भाई आपने वहां रखी हुई है, मैं उठा के ले आया हूं, मैं पागल हूं। लीगल स्टेटस कुछ और है। ये जो यहां चीज रखी हुई थी और ये जो यहां प्राइस लिखी हुई थी, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। आपने चीज उठाई है, आप बिलिंग काउंटर पर आए हैं, आप ऑफर करवा रहे हैं कि ये चीज मैं 5000 में लेने के लिए तैयार हूं। कैशियर का जी चाहे आपको सेल कर दे, जी चाहे ना सेल करे। इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है ना। हम सब अमूमन इसमें सोच रहे होते हैं कि नहीं हमारा राइट क्रिएट हो गया। लीगली आपका ये राइट नहीं क्रिएट हुआ। इसी तरह से आप किसी रेस्टोरेंट में गए, या सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, किसी ने एक प्राइस लिस्ट सर्कुलेट कर दी आपके घरों में, हॉस्टल्स में, मुख्तलिफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट अपना प्राइस मेन्यू भेज देते हैं ना।
आप चीज़ लेने खरीद गए, वो कहते हैं सर नहीं ये तो ऑफ़र अवेलेबल नहीं है, या हम आज ये सेल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने ऑफ़र करवाई थी मैं उसको एक्सेप्ट करके आ गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज़ इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। आप कॉलेज में आए, आपने आकर जमील साहब से पूछा कि सर फलां क्लास में फलां टीचर का कोर्स की प्राइस क्या है। ने बता दिया जी ये एक एक्स प्राइस है। आपने पॉकेट से पैसे निकाले उसको दे दिए। नहीं, वो इंफॉर्मेशन दे रहा था वो इनविटेशन टू ऑफर थी लीगली। आपने तो पूछा ही नहीं था, आपने तो प्राइस पूछी, उसने प्राइस बता दी। पता नहीं सीट अवेलेबल है, सीट अवेलेबल नहीं है। सीट अवेलेबल भी है भाई, हमने आपको एडमिशन देना है या नहीं देना, ये तो हमारा राइट है। तो एडमिशन ओपन की ऐड चल रही हो, बाहर कहीं ब्रोशर बिक रहे हो, हत्ता कि आप काउंटर पर आकर पूछ रहे हो कि फलां टीचर की क्लास की प्राइस क्या है। लॉ इन सारी चीज़ों को क्या ट्रीट कर रहा है? इनविटेशन टू ऑफर। हाँ, आप कहें सर मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूं, ये प्राइस है। अब सामने बैठा हुआ शख्स आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दे तो आप ऑफर करवा रहे हैं। रिजेक्ट करना किसी का भी हक हो सकता है, हर ऑफर को कबूल करना तो जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली अदरवाइज बहुत सारी मसाइल क्रिएट हो जाएं अगर लीगल स्टेटस ये ना हो। हम जब भी किसी, मसलन एक शख्स ने घर के ऊपर ही लिख के लगाया हुआ घर बराए फरोख 5 करोड़ रुपया, ठीक है, मतलब सर जो सिंपल ऑफर होती है वो स्पेसिफिक पर्सन से कम्युनिकेट करती है, इनविटेशन फॉर ओवरऑल। जी चलने लगे, अभी इसका कंपैरिजन करने लगे। इसमें एक फ़र्क ये भी है कि जो ऑफ़र है जनरली, ये भी 100% ऐसे नहीं रहेगा, जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसको डेविएट करेंगे, लेकिन आपका ये 80-90% ऐसे ही है कि ऑफ़र दो स्पेसिफिक लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, और इन्विटेशन टू ऑफ़र जनरली पब्लिक एट लार्ज से गुफ्तगू हो रही है। घर बराए फ़रोख्त है, 5 करोड़ रुपया कीमत है, तो कोई शक कहे जी ये लो जी 5 करोड़ रुपया आपने ऑफ़र की हुई है, मैंने कबूल कर लिया है। नहीं, ज़रूरी नहीं हम इसे सेल करें, बिकॉज ये इन्विटेशन टू ऑफ़र थी। आप 100% एज इट इज़ भी एक्सेप्ट कर लें तो ये ऑफ़र नहीं। हाँ, आपके नाम पर एक लेटर लिखा गया है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ 5 करोड़ रुपए का, विल यू परचेज माई हाउस, एक्चुअली दिस इज ऑफर। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ग्रोसरी स्टोर में जो डिस्प्ले पे हुआ है स्पेसिफिक टू यू नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए चल रहा था। रेस्टोरेंट का मेन्यू था, जनरल पब्लिक के लिए चल रहा था। ऑक्शन थी, जनरल पब्लिक के लिए चल रही थी। टेंडर था, जनरल पब्लिक के लिए चल रहा था। ये एक एस्पेक्ट है इस बात को समझने का, ठीक है। एक दूसरा एस्पेक्ट है जी। सर अगर आप आगे सर से पूछें कि इसमें मतलब कि बता रहे हैं कि मुझे प्राइस क्या है, तो साथ ही कह रहे हैं कि आप परचेज करना चाहेंगे सीट रिजर्व, तो क्या वो ऑफर कर रहे हैं इसमें? जी, उनकी तरफ से ऑफर आई ना। फिर उनके उन्होंने कहा जी फलां टीचर की कोर्स में अवेलेबल है और फीस है। आपने प्राइस पूछी कि जी क्या आप लेना चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा जी 16,000 प्राइस है, आपने एडमिशन लेना है। आपने कहा जी, इसका मतलब है वो ऑफर कर रहे हैं। आपने कहा जी, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया अगर एग्जीक्यूट कर लिया आपने उसको तो। सॉरी, अच्छा जी, जमील साहब से रिलेटेड मेरे ख्याल एग्जांपल ना ही लें हम, क्या तो ज़्यादा बेहतर रहेगा काम। इनविटेशन ऑफ ऑफर थी, उसके बाद वो ऑफर काउंट। एक्चुअली एक मजाक के अलावा इस बात को ज़रा हम थोड़ा सा बारीकी से चलते हैं, लॉ को समझना ना, ज़रा बारीकी से चलते हैं। एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं। लॉ क्या कह रहा है असल में? लॉ कह रहा है कि असल में ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में इंतहाई बारीक सा फ़र्क है। अक्सर चीज़ें निगोशिएशन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मसलन आप एक फ्रूट वाले के पास रुके और आपने कहा यार ये फ्रूट किस तरह दे रहे हो, उसने एक रेट बताया, ठीक है। उसने कहा जी 400 पर केजी दे रहा हूँ, आपने कहा जी 5 kg कर दें। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ।
नहीं हुआ। आपने जब पूछा ना फ्रूट किस तरह दे रहे हो, उसने उसका जवाब दिया 400 पर केजी दे रहा हूं, उसने ये आपको इंफॉर्मेशन दी है। इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब आपने उसे कहा कि जी 5 केजी दे दो, अब आप ऑफर कर रहे हो, एक्सेप्ट उसने करनी है अभी, ठीक है। सम टाइम हम निगोशिएशन कर रहे हैं, आपने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, 400 पर केजी बोल रहे हो भाई, इतनी प्राइस है, ये है वो। अब हम आपस में निगोशिएट कर रहे हैं। जब हम बिल्कुल निगोशिएट करते करते आखिरी लफ्ज़ पर पहुंच जाएं, जहां दूसरे का हाँ करना कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, एक्चुअली वो आखिरी वाली जो लाइन थी वो ऑफर और एक्सेप्टेंस थी। उससे पीछे तो हम आपस में क्या कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे या इनविटेशन टू ऑफर से खेल रहे थे। तो एक्चुअली एक बड़ा माइनर सा फर्क है ऑफर के अंदर, इसीलिए बात हमने पीछे की कि बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ी इंटेंशन होनी चाहिए, और उसका पर्पस हमने अभी कहा क्या होना चाहिए, दूसरे की विलिंगनेस को कंफर्म करना हो। जब आपने कहा यार किस रेट पर ये दे रहे हो, तो उसने कहा जी 400 पर केजी, उसके बताने का मकसद आपकी विलिंगनेस को कंफर्म करना है। वो तो अपनी रेट बता रहा है आपको। हो सकता है पिछली दफा जब आपसे बाइंग हुई हो तो आपने उसे बड़ा तंग किया हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं सारी रेडी में से या सारे उसकी शॉप में से छांट छांट के फ्रूट लूं, और वो चाहता हो कि नहीं जो जैसे हैं मैं वैसे दे दूं। तो कहता है कि यार भाई 400 पर केजी दे रहे हैं, आपने पूछा था किस रेट पर दे रहे हो, मैंने बता दिया। अब आप कह रहे हो कि मुझे 5 केजी दे दो, मैंने तो आपको फ्रूट देना ही नहीं है, आपको तो मैंने 500 रुपये पर केजी भी नहीं देना, आप 400 की बात कर रहे हो। तो लीगल स्टेटस क्या है, लॉ किसके साथ खड़ा है, लॉ उसके साथ खड़ा है। लॉ कह रहा है वो जो उसने 400 आपको बताया था वो तो इन्विटेशन टू ऑफर है। आपने कहा जी मुझे 500 केजी दे दो, 5 केजी दे दो, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, उसकी मर्जी है। बात समझ आ रही है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, अगर कोई स्पेशल कंडीशन आपने लगाई है, कंडीशन फिर स्पेशल कंडीशन, लाइक पेएबल इन कैश, पेएबल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, या फलां चीज, तो फिर ये भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी और ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब डिफरेंस थोड़ा सा देख लें जी, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इज मेड टू गेट एक्सेप्टेड बाय, जब आप ऑफर करवा रहे होते हैं तो उसकी पहचान ये है कि दूसरी पार्टी से हम एक्सेप्टेंस चाह रहे हैं, वो हाँ करे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और अगर कहीं भी इससे पहले की बात चल रही है तो इसका मतलब है वो इन्विटेशन टू ऑफर चल रही थी, ठीक है ना। इन्विटेशन टू ऑफर इज मेड टू गेट ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। आप किसी शॉप पर गए, आपने कहा जी ये चीज किस तरह लगाई है, क्या रेट है, तो जब वो दुकानदार बता रहा होता है ना, तो उसे पता होता है कि ये तो अभी मैं रेट ही बता रहा हूं, बार्गेनिंग तो अभी होनी है ना, ठीक है ना। इसका मतलब है इन्विटेशन टू ऑफर हम आपसे लेना चाह रहे हैं कि यार मैं तो 500 की दे रहा हूं, आप बताइए आप कितने की लेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर इज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑफर का एंड कहां होगा, अगर यस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन इसका ऑफर पर कि मैंने आपसे ऑफर मांगी है, असल में घर बराए फरोख्त है। अब आप ऑफर लेकर आए हो, घर बराए फरोख्त है, कीमत 5 करोड़, अब भी आप आए हो तो आप एक ऑफर लेकर आए हो, इसका मकसद इन्विटेशन टू ऑफर था। ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, इन्विटेशन टू ऑफर बिकम ऑफर। जो मैंने आपको इनवाइट किया टू ऑफर, अगर आपने उसको कबूल कर लिया, इसका मतलब है नाउ यू आर ऑफरिंग मी। तो ये एक बारीक सा डिफरेंस दोनों के दरमियान में हमें नजर आएगा। तो मेन कंटेंट जो हमारा था, हमने ऑफर की जो कंटेंट है, ये तो अब आसान हो गया सिलेबस, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ये जो चेंज हुआ लॉ, उसमें ये बात इतनी ज़्यादा तफसील में नहीं है, लेकिन आपको चैप्टर 1 में जो बात डिटेल में नजर आएगी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। आपने ऑफर की डेफिनेशन को देखना है कि इसको याद करना है। इसको हमने इन 2 स्टोरीज की मदद से याद करने की
एंडिंग है ना, डिपेंड करता है अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं। अगर उसने कहा जी ओके, यहाँ लिखा हुआ है एग्री नॉट टू, तब एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप अदालत में जाइए। यही तो हम कह रहे हैं ना, एक ऑफर, जब एक ऑफर लीगली एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसने ऑफर करवाई कि आप इफ यू डू नॉट सू मी फॉर नेक्स्ट 6 months आई विल पे एडिशनल ₹50,000, एग्री नॉट टू फाइल। उसने कहा जी ओके जी, मुझे आपकी ऑफर कबूल है। दोबारा वो कोर्ट में जाएगा आपके 6 साल, वो ये इनिशियल प्राइस के साथ ये एडिशन भी लेगा उससे। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, इसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। असल में तो हम यहां से अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसका पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं ना करेगा। हमें तो एक एग्जांपल चाहिए थी टू डू समथिंग और एक एग्जांपल चाहिए थी नॉट टू डू समथिंग। जो इससे पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वहां तो टू डू समथिंग ही था ना। जब इसने पहला लोन लिया होगा वो तो टू डू समथिंग था कि यार आप मुझे इतने पैसे दे दो, कुछ करने के लिए कहा जा रहा था। अब कुछ ना करने के लिए कहा जा रहा है। हमने इसलिए इस एग्जाम्पल को वहां से अगली तरफ आकर टेकअप किया। जी लीगल प्रोसीडिंग से रोकना जो है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। जी, लीगल प्रोसीडिंग से रोकने से मुराद, हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि लीगल प्रोसीडिंग से रोकना किसी जनरल पर्पस के लिए। आपके घर में चोरी हो गई, हम कह रहे हैं यार आप थाने में रिपोर्ट ना करवाएं, हम आपको माल दिलवा देते हैं, आप थाने में ना जाएं। ये मुराद है लीगल प्रोसीडिंग से रोकना। यहां तो मुझे कंपनसेशन मिल रही है ना कि यार आप अदालत ना जाओ, मैं आपको पैसे पे कर रहा हूं। उधर भी कंपनसेशन नहीं, उधर कंपनसेशन, उधर एक क्राइम हो गया हुआ है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये काम करना है। सर केस स्टडीज कब किए जाएंगे? बस कोई 3-4 लेक्चर और हो जाएंगे, फिर जाएंगे केस स्टडी की। थोड़ा सा बुक अवेलेबल होगी? जी, बुक अवेलेबल हो जाएगी। मंडे को आप आएंगे तो होगी। अभी आपका चैप्टर 1 वो 2 लिया आपने बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, मंडे को आएंगे तो बुक अवेलेबल होगी। और मेरा ख्याल है अगले 3-4 दिन में केस स्टडी वाली बुक भी, यानी जो हमारा प्रैक्टिस बुक है वो भी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मंडे को मुलाकात होगी जी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन चीज़ों को साथ साथ याद, मैंने कहा था आप लोगों को कि अच्छा चले, आज वीकेंड है, आज आप जितना भी मुझे सेंड करेंगे मैं सबको ऐड कर दूंगा शाम में, ठीक है ना। दोबारा अगर 2-3 दिन हो गए तो फिर दोबारा मैसेज कर दीजिएगा ताकि आप ऊपर आ जाएं ज़रा ग्रुप में। और मैं स्लाइड भी शाम में फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। फोटोकॉपी शॉप पे मैंने रखवाई हुई हैं, लेकिन वो स्लाइड फोटोकॉपी शॉप से ना लें, आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाया करेंगे। ये आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगी रीड, क्योंकि आपने याद तो वहाँ से करने हैं जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये समझने के लिए और रिवाइज करने के लिए आएंगी। ये वाया ग्रुप आपको सॉफ्ट में ही मिलती चली जाएंगी इंशाल्लाह। मंडे को मुलाकात होगी।